मैं लड़ाकू टाइप नेता था, नक्सल वाला दिमाग था, लोकतांत्रिक व्यवस्था में मेरा बहुत भरोसा नहीं था। जब मैं जेपी आंदोलन का हिस्सा बना तभी लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझ पाया। अपने बारे में ये बातें रामविलास पासवान ने पत्रकार और लेखक संतोष सिंह को बताई थी। संतोष जी ने इस बात को अपनी किताब जेपी टू बीजेपी बिहार आफ्टर लालू एंड नीतीश में दर्ज किया है। इस वीडियो में रामविलास पासवान के जीवन से जुड़ी जो कहानियां हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो इसी महत्वपूर्ण किताब से ली गई है। ज्यादातर हिस्सा रामविलास पासवान के जीवन पर यह दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने उनके पहली दफा विधायक और एमपी बनने की कहानी ऑलरेडी बताई है। उस वीडियो का लिंक ऊपर आ रहा है, उसे भी देख डालिए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके अपनी राय तो जरूर ही दीजिए। छोटा सा अपना चैनल है, उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाले दिनों में ऐसी और कई कहानियां मैं आपके लिए ला सकूं। लेकिन यह सब आप वीडियो देखने के बाद कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए अब अपनी कहानी, आज की जो कहानी है वो शुरू करते हैं। इमरजेंसी के बाद साल 1977 में लोकसभा का चुनाव जीतकर रामविलास पासवान पूरे देश और कुछ हद तक दुनिया भर में हेडलाइन बना चुके थे। अब बारी थी उनके मंत्री बनने की। इस चुनाव में जनता पार्टी को बहुमत मिला था। प्रधानमंत्री के पद पे मोरारजी देसाई जम चुके थे, शपथ ले चुके थे। जेपी जयप्रकाश नारायण चाहते थे कि पासवान कैबिनेट में शामिल हों, मंत्री बने। लेकिन तब बिहार के एक दूसरे बड़े दलित नेता जो कांग्रेस से आए थे, जगजीवन राम के दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था। वो किसी दूसरे नेता को तब मंत्री बनाना चाहते थे। तब पासवान से कहा गया कि वो उम्र में भी बहुत छोटे हैं मंत्री बनने के लिए। बाद में जब चौधरी चरण सिंह और कर्पूरी ठाकुर में राजनीतिक संबंध बिगड़ गए तो चौधरी चरण सिंह ने पासवान को बताया कि तब कर्पूरी ठाकुर और जगजीवन राम नहीं चाहते थे कि युवा रामविलास पासवान मंत्री बने, और वो नहीं बने। रामविलास पासवान और कर्पूरी ठाकुर में यहां से रिश्ते बिगड़ने लगे, या कहें तो शायद पासवान खुद अब कोशिशें करने लगे थे जिससे कर्पूरी ठाकुर को गुस्सा आए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि साल 1980 में युवा रामविलास पासवान ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पार्टी के सीनियर मोस्ट नेता कर्पूरी ठाकुर को बहुत बिदका दिया, लेकिन वो शांत रहे। असल में रामविलास पासवान ने इस साल दलित सेना नाम से अपना एक संगठन बना लिया था। अब कर्पूरी ठाकुर की पूरी राजनीति दलित और ईबीसी समुदाय के आसपास घूमती थी, लिहाजा उन्हें ये बात बहुत चुभी। लेकिन ये हम पहले भी देख चुके हैं कई कहानियों में कि एक बार राजनीतिक तौर पे जो रिश्ते खराब हो जाते हैं वो जल्दी ही सतह पर आ ही जाते हैं। ऐसा ही हुआ इस मामले में भी। साल 1980 में मध्यावधि चुनाव हुआ लोकसभा के। क्यों हुए उसकी एक अलग और दिलचस्प कहानी है। मन हो तो देख लीजिए, ऊपर लिंक आ रहा है। तो 1980 में हुए चुनाव को रामविलास पासवान जीत नहीं सके। उन्हें आस थी कि उन्हें पार्टी राज्यसभा जरूर भेजेगी, लेकिन वो तो कर्पूरी ठाकुर को नाराज कर चुके थे दलित सेना बनाकर। लिहाजा कर्पूरी ठाकुर ने तब राम अवधेश सिंह को राज्यसभा भेजा। पासवान ये सब देखते रहे और फिर शुरू हुआ दोनों नेताओं के बीच लेटर वॉर, पत्रों का जंग। ज्यादा विस्तार से इसमें नहीं जाते हैं, लेकिन इतना समझिए कि इस घटना से रामविलास पासवान और कर्पूरी ठाकुर में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। अब साल आया 1988, कर्पूरी ठाकुर का निधन हो गया। इधर पासवान महसूस करने लगे कि वीपी सिंह के नेतृत्व में बने जनता दल में लालू यादव और शरद यादव उन्हें किनारा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। साल 1989 का लोकसभा चुनाव आया। पासवान तब हाजीपुर लोकसभा सीट से टिकट चाह रहे थे, वो पहले रिकॉर्ड बना चुके थे। लेकिन लालू और शरद यादव ने हर वो कोशिश की जिससे पासवान को हाजीपुर की लोकसभा सीट न मिले। दोनों यादव नेता अपने मंसूबों में सफल हुए। पासवान को तब मजबूरन रोसड़ा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना पड़ा था। रामविलास ये चुनाव जीतकर सीधा प्रधानमंत्री बीपी सिंह के करीबी बन गए। वो बीपी सिंह सरकार में पहली दफा केंद्रीय मंत्री बने। मंत्रालय तय हुआ मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड वेलफेयर। पासवान बीपी सिंह को अपना भगवान मानते रहे।
अब यहां से कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएं तेजी से घटने वाली हैं, आप तैयार हो जाइए। जिस साल रामविलास पासवान केंद्र में पहली दफा मंत्री बने, उसके एक साल बाद ही बिहार में जनता दल ने कांग्रेस के राज को पलट दिया। लालू यादव बिहार में जनता दल के युवा नेता बनकर उभरे। पहले वो नेता प्रतिपक्ष बने, फिर मुख्यमंत्री बने, लेकिन जैसे बने उसकी एक लंबी और रोचक कहानी है। अब ये कहानी भी हम एक वीडियो के तौर पे बता चुके हैं, इसका भी लिंक ऊपर आ रहा है, तो देखाइए, है ना, देखते रहिए, समझते रहिए। लेकिन इस घटना के बारे में, मतलब लालू यादव के मुख्यमंत्री बनने के बारे में रामविलास पासवान का कहना है कि वीपी सिंह उन्हें बिहार का तब मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने वीपी सिंह से कहा कि वो दिल्ली की राजनीति करना चाहते हैं, तब वीपी सिंह ने रामसुंदर दास को अपना उम्मीदवार बनाया। मुख्यमंत्री पद के लिए चंद्रशेखर ने वीपी सिंह के उम्मीदवार को हराने के लिए तब रघुनाथ झा को आगे किया, और इस सब में फायदा हुआ लालू यादव का, वो बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। यहां तो अपन ने शॉर्ट में बताया है, पूरा वीडियो है इस पर। रामविलास पासवान के बारे में एक बात तो अक्सर कही जाती है कि वो उन प्रधानमंत्रियों के तुरंत करीब हो जाते हैं जिसके साथ वो काम करते हैं। कहते तो ये भी है कि लालू यादव ने अथक मेहनत करके एचडी देवगौड़ा साहब को प्रधानमंत्री बनाया, और जब चारा घोटाले की फाइल एचडी देवगौड़ा के ऑफिस में पहुंची, वो प्रधानमंत्री थे, उन्हें लालू यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को आदेश देना था। लालू पूरी कोशिश कर रहे थे कि उनके द्वारा बनाए गए प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा आदेश न दे, लेकिन तब एचडी देवगौड़ा के बगल में बैठे उनके मंत्री रामविलास पासवान ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया और प्रधानमंत्री से आदेश दिलवा दिया। अब समझिए उस जुगाड़ को और ताकत को। संतोष सिंह की इस किताब के मुताबिक जब एचडी देवगौड़ा साहब ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया, तो अगले प्रधानमंत्री के लिए 3 नाम हवा में उछले। ये 3 नाम कौन से थे? रामविलास पासवान, मुलायम सिंह यादव और इंद्र कुमार गुजराल। कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव का पत्ता लालू यादव ने काट दिया, और रामविलास ने अपनी पत्नी, दूसरी पत्नी रीना के कहने पर इस पद को ठुकरा दिया। क्या हुआ था वो जान लेते हैं। हुआ कि ये कि एक सुबह रामविलास की पत्नी ने अखबार में पढ़ा कि उनके पति का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए लिया जा रहा है। उन्होंने पति से पूछा, बहुमत साबित कर पाओगे? रामविलास पासवान ने कहा, माफ करिएगा, शायद नहीं। तो मैडम ने कहा, तो कुछ दिन के लिए प्रधानमंत्री बनकर पूरी जिंदगी एसपी जी के सुरक्षा घेरे में घूमते रहने का कोई फायदा नहीं है। आप अगर रेस में हैं तो बाहर हो जाइए। रामविलास पासवान ने अपनी पत्नी की सलाह मानी और अपने गुरु वीपी सिंह के पास पहुंचकर कहा कि वो उनका नाम प्रधानमंत्री के पद में जो रेस लगी है उससे हटा दें। तब रामविलास पासवान बतौर केंद्रीय मंत्री ऊंचाई पे थे और वो किसी ऐसी सरकार का नेतृत्व नहीं करना चाहते थे जो अस्थिर हो। जब उन्होंने मना कर दिया तो इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने। बतौर नेता ये रामविलास पासवान की खास काबिलियत रही है कि एक लिमिटेड वोट बैंक से आने के बाद भी वो अपने आखिरी दिनों तक राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण बने रहे। 1989 में वो पहली दफा केंद्र में मंत्री बने। 32 साल के अपने राजनीतिक जीवन में वो 8 अलग अलग कैबिनेट में मंत्री रहे, 6 अलग अलग प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया, अलग अलग पार्टियों के प्रधानमंत्री। और इन्हीं वजह से मीडिया ने रामविलास पासवान को राजनीति का मौसम वैज्ञानिक बताया। अगर आज की बात करें तो रामविलास पासवान के बाद उनके बेटे चिराग पासवान वर्तमान मोदी सरकार में मंत्री पद पा चुके हैं। पूरी कोशिश की उन्होंने। अगर रामविलास पासवान के कमजोरियों पर बात करें तो उनका परिवार ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी रहा है। पासवान अपने जीवन में ही अपने भाइयों को संसद तक ले गए। उनका एक भतीजा भी सांसद बना और उनके बाद तो उनके बेटे चिराग ने पूरे गाजे बाजे के साथ पार्टी की कमान संभाली। ऐसा नहीं है कि रामविलास पासवान से जुड़ी सभी कहानियां यहां मैंने बता दी हैं, बहुत से किस्से रह गए हैं, लेकिन मैंने कोशिश की कि पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाकर इस महान नेता के बारे में जरूरी जानकारी आपको दे सकूं। एक और जानकारी देता हूं। स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी रामविलास पासवान के साथी रहे। वो कहते थे कि रामविलास पासवान किचन कैबिनेट के माहिर हैं। वो किसी भी प्रधानमंत्री को, मंत्री को और नेता को खाना खिलाते हैं और अपना काम निकलवा लेते हैं। अगर आपने ये वीडियो देख लिया है, अगर आपको लगा है कि आपको ये वीडियो ठीक लगा है, मैं अपनी कोशिश में थोड़ा बहुत भी सफल रहा हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो के नीचे अपनी राय दे दीजिए और जहां तक हो सके इस वीडियो को आगे पहुंचाइए। कोशिश मेरी है इस चैनल को जल्दी से जल्दी 50,000 बनाने की और आगे भी ऐसी कहानियां लेकर आते रहने की। बहुत बहुत शुक्रिया।